हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 5 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो, जनरली जब एक करंट किसी भी सब्सटेंस से पास होती है तो दो चार इफेक्ट होते हैं, उनको वन बाय वन स्टडी करना होता है जब अपन हायर क्लासेज में पढ़ते हैं। एक तो करंट जब किसी कंडक्टर में से पास होती है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, इसको कहते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। एक जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और अगर किसी करंट किसी सॉल्यूशन में से पास की जाए तो उसमें कुछ चेंजेस लाती है, इसे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो यहां पर अपन को कौन सा करना है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। थर्मल बोले तो टेम्परेचर। तो जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर क्या होता है, गर्म। अब अपन आम जिंदगी में जो अप्लायंसेज यूज करते हैं इनमें भी अपन ये देख सकते हैं, जब अपन किसी अप्लायंसेज को बहुत देर तक, इलेक्ट्रिक डिवाइस को बहुत देर तक अपन यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। जैसे अपना चार्जर, मोबाइल वगैरह, इसमें से भी जब बहुत देर तक करंट पास करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो वो किस वजह से हो रहे हैं, वो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या हो रहा है, वो हीट या वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है वो अपने लिए खराब भी हो सकता है और अपन इसको अपने किसी काम के लिए यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते। देखो, व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। हीट प्रोड्यूस होगी और कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। और ये क्या कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट कहलाएगा और क्या कहलाएगा, थर्मल इफेक्ट कहलाएगा। अब कारण देखते हैं कि क्या होता है। तो कारण एकदम सिंपल सा है। जब अपन किसी कंडक्टर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और जब वो फ्लो होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो बीच में एटम और आयंस होते हैं उनके साथ कोलाइड करता है। ये अपन ने रेजिस्टेंस के एक्सप्लेनेशन में देखा था। और जब ये कॉलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एटम को और आयंस को दे देते हैं, और धीरे धीरे वो एटम्स और आयन की एनर्जी बढ़ती है और उसकी वजह से कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और वही टेम्परेचर को अपन हीट के फॉर्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक्चुअल में अपन कहा जाए कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कॉलिजन की वजह से होती है। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर एक कंडक्टर में मैं चाहता हूं कि ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करे तो मेरे को बेसिकली उसका रेजिस्टेंस क्या करना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए। और अगर मैं चाहता हूं कि वो कम हीटिंग इफेक्ट शो करे तो मुझे बेसिकली उसका रेजिस्टेंस कम लेना चाहिए। देखो, जब हीटिंग इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ये एक तरीके से खराब भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे अपने घरों में जब अपन ट्यूबलाइट लगाते हैं तो ट्यूबलाइट से अपन क्या हीट चाहते हैं या लाइट एनर्जी चाहते हैं, तो आंसर है अपन उससे लाइट एनर्जी चाहते हैं। जब अपन एक फैन चालू करते हैं तो फैन से मैं बेसिकली विंड एनर्जी चाहता हूं या हीट एनर्जी चाहता हूं, विंड एनर्जी चाहता हूं। लेकिन दोनों ही केस में कुछ देर बाद ट्यूबलाइट भी गर्म हो जाती है और जो अपना फैन है वो भी कुछ अमाउंट में क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें वो गर्म होने के लिए वो क्या हो रही है, एनर्जी जो हो रही है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे केस में अपने हीटिंग इफेक्ट का कोई सेंस नहीं बनता और अपन फालतू ही एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अप्लायंसेज में अपन चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर हीट प्रोड्यूस हो, जैसे कि हीटर, गीजर, ये सब में अपन, ओवन वगैरह में अपन चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, तो उसमें अपन हीटिंग इफेक्ट को यूज भी कर सकते हैं। एक और चीज, बल्ब जो थे, इलेक्ट्रिक बल्ब जो आजकल तो अपन कम यूज करते हैं, काम किस पे करते थे, हीटिंग इफेक्ट पे काम करते थे। किस पे काम करते थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते थे। जब उनमें करंट पास करते थे तो उनके फिलामेंट में करंट पास होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती थी, और वो हीट के ग्लो की वजह से क्या होती थी, लाइट प्रोड्यूस होती थी। और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो था वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छा डिवाइस नहीं था, क्योंकि वो हीट में बहुत ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा था, वेस्ट कर रहा था। इसी वजह से आजकल CFL, LED वगैरह क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अपना कॉज अपन समझ गए कि जो कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, वो कॉलिजन क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसको दे देता है, एटम को। इससे धीरे धीरे कंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है। एप्लीकेशन भी अपन देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर, गीजर, ओवन, इनमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वो कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन पहले क्या करते हैं, सपोज करते हैं कंडक्टर
जिसपे अपन ने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसका रेजिस्टेंस R है, उसमें करंट I पास कर रहे हैं और T टाइम के लिए करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल टू अपन जानते हैं कि क्या होता है, Q अपॉन T। चैप्टर की पहला फॉर्मूला था ये, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, Q का। तो अगर I करंट T सेकेंड के लिए पास करूं तो बेसिकली कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, आई टी के इक्वल टू चार्ज फ्लो हो रहा है। अब आगे देखते हैं अपन, अगर आगे देखें अपन V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो अगर मैं W फाइंड करूं तो W इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। अब क्वेश्चन उठता है W क्यों निकाला सर। तो देखो जब भी अपन को हीट या एनर्जी का कोई डेरिवेशन करना हो, कैलकुलेशन करना हो, ये अपन चैप्टर नंबर 11 में भी करेंगे, तो अपन को बेसिकली वर्क निकालना है। जितना वर्क आएगा वही एनर्जी होगी और वही क्या होगी, हीट होगी। तो अपन वर्क निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इक्वल टू Q इंटू V। अब Q का मुझे पता है कितना आया था वैल्यू, IT, तो Q की जगह IT लिख देते हैं, तो W इक्वल टू VIT। ये वर्क का पहला फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैं दो और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूं। सपोज करो मैं इसमें से V हटाना चाहता हूं, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो या V की जगह IR रख दूंगा तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर RT। तो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT एक फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं नहीं चाहता कि I आए, मैं चाहता हूं V आए, तो I की जगह मैं क्या लिख दूंगा, I की जगह मैं V अपॉन R लिख दूंगा। तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से एक R कट हो जाएगा, ऊपर V स्क्वायर बच जाएगा, नीचे एक R बच जाएगा, V स्क्वायर अपॉन RT हो जाएगा। ये तीनों ही फॉर्मूले वर्क के। अब देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब अपन को क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दे रखा हो। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दे रखा हो। और ये कब यूज करना है, जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस और टाइम दे रखा हो। अब ये जो तीन फॉर्मूले अपन ने वर्क के निकाले, ये वर्क के इक्वल एनर्जी जो है वो ही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यही फॉर्मूले किसके हो जाएंगे, हीट के हो जाएंगे। तो हीट का फॉर्मूला या तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, या VIT हो जाएगा, या V स्क्वायर अपॉन R और मल्टीप्लाई बाई T, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जूल्स हीटिंग लॉ। तो देखो जूल के हीटिंग लॉ से अपन किसी रजिस्टर में कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है ये अपन फाइंड कर सकते हैं। किसी रजिस्टर में या किसी डिवाइस में या किसी इक्विपमेंट में या किसी अप्लायंसेज में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉ को अपन तीन पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहला है हीट का करंट पे डिपेंडेंसी, जिसे अपन क्या कहेंगे, करंट लॉ। और ये क्या कहता है कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। इसका मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे हीट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेकंड है हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस पे, और ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से ही हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है कि जो हीट जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंड करती है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जितने ड्यूरेशन के लिए करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जूल के हीटिंग लॉ को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, करंट लॉ, रेजिस्टेंस लॉ और टाइम लॉ। करंट पे कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है और टाइम पे कैसे डिपेंड करती है। अगर इन तीनों को कलेक्टिवली एक ही एक्सप्रेशन से शो करें तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT, जो अभी अपन ने प्रूफ भी किया था। तो यही जूल्स का एक्सप्रेशन कहलाता है हीट का, और इसी से ही जूल हीटिंग अपन निकालते, हीटिंग लॉ निकालते हैं। एकदम सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 10 वोल्ट स्टोरेज सेल, एक 10 वोल्ट का स्टोरेज सेल दे रखा है, तो बोले तो V दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। नाइक्रोम रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ 50 ओम, 50 ओम, ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, तो R कितना दे रखा है, 50 ओम। सो दैट द करंट फ्लो फॉर 1 आवर, करंट कितनी आवर के लिए फ्लो हो रही है, 1 आवर के लिए, तो टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर। देखो वोल्ट स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ओम भी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लेकिन आर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आर को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक आर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। अब अपन को हीट निकालनी है, तो देखो V और R दे रखा है, तो अपने V, R और T वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अपन ने तीन फॉर्मूले किए थे, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन RT और एक VIT। तो अपन कौन सा यूज करेंगे जिसमें V, R और T आता है, तो वो फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाई बाई T। V की जगह V की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू और T की जगह T की वैल्यू रख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7200।
हीट की एनर्जी क्या होती है, जूल, तो अपन पीछे क्या लगा देंगे, जूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखो पावर आपने 9th में भी की होगी या छोटी क्लास में भी की होगी, इस बार भी आप कर रहे हैं, आगे अगले चैप्टर में अपन और डिस्कस करेंगे। पावर बेसिकली क्या होती है कि वर्क डन करने की रेट क्या है, उसे अपन क्या कहते हैं, पावर। तो अगर जनरली पावर की डेफिनेशन लिखते तो अपन लिखते रेट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क कितना कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पावर। तो यहां पे भी वही लिखना है, वर्क डन पर सेकेंड, ये पावर की डेफिनेशन। क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर है तो आगे अपन ने लिख दिया व्हेन करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट पास कर रहे हैं तो पर सेकंड कितना वर्क कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन टी। अब अपन को पावर के फॉर्मूले निकालने हैं, तो फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, देखो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई V। तो W की जगह अपन क्या लिख देंगे, QV। अपन जानते हैं Q अपॉन टी क्या होता है, I के बराबर, तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, V इंटू आई। जैसे अपन ने वर्क या हीट के फॉर्मूले अपन ने 3 निकाले थे, यहाँ पे पावर के भी 3 निकाल देंगे। ये फॉर्मूला अपन कब यूज कर सकते हैं, जब V और I दे रखा हो। सपोज करो कि V नहीं दे रखा हो, I और R ही दे रखे हो न्यूमेरिकल करते समय, तो फिर क्या करेंगे, तो V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से अपन जानते हैं। तो जहां V लिखा हुआ आई आर लिख दिया, I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर R। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया पावर का। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है। सपोज करो करंट नहीं दे रखी, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। तो ये जहां I लिखा हुआ है V अपॉन आर लिख देंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे, तो V का V स्क्वायर, R का R स्क्वायर, एक R से एक R कट जाएगा, क्या बच जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये अपने पावर का फॉर्मूला हो गया। वैसे देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जब अपन ने वर्क के फॉर्मूले निकाले थे तो वर्क के 3 फॉर्मूला आए थे, वी आई टी, एक अपना आया था आई स्क्वायर आर टी, और एक अपने आया था वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई टी। और यहाँ पे साफ लिख रहा है कि पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो सबको टी से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया, टी से टी कट गया, क्या फॉर्मूला गया, वी आई, ये रहा, टी से टी कट गया, क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर, ये रहा, टी से टी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये रहा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए पावर के। अब देखते हैं कि पावर की यूनिट क्या होती है। तो पहले इस वाले फॉर्मूले से पावर की यूनिट निकालते हैं। देखो जो W जो होता है उसकी यूनिट होती है जूल, और T जो टाइम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो क्या हो जाएगी, जूल अपॉन सेकंड। ठीक है, और एक यूनिट पावर की और होती है वॉट, क्या होती है, वॉट। तो जूल अपॉन सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं, वॉट भी लिख सकते हैं। जब 1 जूल काम किया जाए 1 सेकंड में, 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकंड में, तो पावर कितनी मानी जाएगी, 1 वॉट मानी जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है, अगर 1 जूल वर्क करें किसमें, 1 सेकेंड में, देन पावर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, पावर इज 1 वॉट। पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट। ठीक है, अपने जो अप्लायंसेज या घर में जो भी चीज यूज करते हैं उसके ऊपर अपन कहते हैं ना ये इतने वॉट का है। जैसे अपन बल्ब लाते हैं तो 100 वॉट का है, जैसे अपन ट्यूबलाइट लाते हैं तो 40 वॉट की है, वो बेसिकली उसकी पावर रेटिंग है। ठीक है, अब देखो ये वॉट जो है, ये बड़ी बड़ी जब फैक्ट्रीज वगैरह होती है, कमर्शियल चीजें जो वगैरह होती है, उनमें अपन पावर की बड़ी यूनिट का यूज करते हैं। तो देखो उसमें बड़ी यूनिट क्या होती है, एक तो वॉट ना यूज करके किलो वॉट यूज करते हैं, तो 1 किलो वॉट इक्वल टू क्या होगा, 1000 वॉट। और एक अपन मेगा वॉट यूज करते हैं, तो 1 मेगा वॉट इक्वल टू 10⁻⁶ वॉट। एक यूज करते हैं एचपी, जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, क्या कहते हैं, हॉर्स पावर, यहां लिख लेना। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट होता है। ठीक है, तो ये आप सब नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली किसी चीज में वर्क करने की एबिलिटी को शो करता है, मतलब किसी चीज में ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा वर्क कर पाएगी, किसी चीज में कम एनर्जी है तो वो कम वर्क कर पाएगी। देखो अभी अपन ने पावर का फॉर्मूला किया था, पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। और पावर इंटू टाइम को वर्क भी कह सकते हैं, और वर्क होता है वही तो एनर्जी होता है। तो अपन ने एनर्जी को कैसे डिफाइन किया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला जाएगा, पावर इंटू टाइम। अब पावर इंटू टाइम है, देखो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, सब जानते हैं, क्योंकि एनर्जी वर्क है और वर्क एनर्जी है, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है।
और इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं इसकी वो निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, यूनिट, तो क्या होगी, पावर का होगा वॉट और टाइम का होगा सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड या जूल बराबर होता है, अगर एक पावर मतलब जो पावर है वो 1 वॉट हो और टाइम कितना हो 1 सेकंड हो, तो जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी 1 जूल। तो जहां पे वॉट इंटू सेकंड होता है वहां अपन जूल भी लिख सकते हैं, और जहां जूल है वहां वॉट इंटू सेकंड लिख सकते हैं। तो वापस रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम, और यूनिट क्या होगी इसकी, जूल और वॉट इंटू सेकंड। लेकिन जब कमर्शियल यूनिट आती है किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल कंजप्शन निकालना हो, जैसे अपन घर में जब इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं और अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो जो बिल आता है उसमें अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे, कितनी अपन ने कंज्यूम की है, वो किस में रिप्रेजेंट की जाएगी, वो जूल में नहीं की जाती, वो वॉट इंटू सेकेंड में भी नहीं की जाती, वो की जाती है किलो वॉट आवर में। किस में की जाती है, किलो वॉट आवर में, KWH, जिसे अपन आम जिंदगी में सिर्फ क्या कहते हैं, यूनिट। जैसे अपन कहते हैं ना कि मेरे भाई 200 यूनिट बिल आया, तो बेसिकली 200 KWH बिल आया अपने, और वो बेसिकली अपन क्या किसका चुका रहे, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन, कितना कंज्यूम किया अपन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उसका बिल चुका रहे। ठीक है, तो अगर मेरा बिल आता है मान लो 300 यूनिट, तो बेसिकली मैंने 300 किलो वॉट आवर या 300 KWH इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या की है, कंज्यूम की है। ठीक है, अब अगर KWH भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है और जूल भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, तो इनमें आपस में रिलेशन होगा। जैसे अपन यहां पे रिलेशन क्या बताया कि 1 वॉट इंटू सेकेंड जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। जैसे अभी अपन ने पहले किया था कि 1000 वॉट जो होता है वो 1 किलो वॉट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर जो था वो 746 वॉट के बराबर होता है। तो अपन कह रहे हैं कि KWH भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है और जूल भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, तो इन दोनों में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन डायरेक्ट भी अब पूछा जाता है और निकालना भी पूछा जाता है, तो अपन निकाल लेते हैं। देखो एकदम सिंपल सा है, 1 KWH है, 1 की जगह 1 ही लिखते हैं या लिखो ही मत, K की जगह किलो, किलो में कितना होता है 1000, ये लिख दिया 1000, वॉट की जगह वॉट, आर की जगह आर। अब वॉट इंटू आर को तो मैं जूल नहीं लिख सकता, अगर वॉट इंटू सेकेंड होता तो मैं क्या लिख पाता, जूल। तो इस आर को भी सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक आर में कितने मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो एक आर की जगह कितना लिख सकते हैं 60 इंटू 60, वॉट की जगह वॉट। अब आर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए यूनिट क्या लगा दी, सेकंड। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 इंटू 6 36, 1 2 3 4 5 0 जूल। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखो पहले इसको मैं ऐसे लिखूंगा 36 इंटू 10⁻5 जूल। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें फर्स्ट यूनिट के बाद में पॉइंट लगाते हैं, तो वो 3.6 लिखने के लिए अपन क्या लिख दिया 10⁻6 जूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लास्ट जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझना, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस चैप्टर में भी दे रखे हैं, अगले चैप्टर नंबर 11 में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें समझो, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, किसी एक या एक से ज्यादा अप्लायंसेज के बारे में बताएंगे। जैसे कि भाई आपके घर में 4 फैन यूज कर रहे हो, उसकी पावर रेटिंग दे देंगे, और पर डे इतने आवर यूज कर रहे हैं और इतने दिन का अपन को इलेक्ट्रिसिटी का बिल फाइंड करना होगा। या तो वो बिल KWH में फाइंड करना होगा या वो बिल रुपीज में फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले अपन क्या करेंगे, KWH में बिल फाइंड करेंगे, और वो फाइंड करने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखना, नंबर ऑफ पर्टिकुलर अप्लायंसेज। मतलब एक अप्लायंसेज के कितने नंबर है। जैसे मैंने बोला 4 फैन यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां कितना पुट करूंगा 4, और कितने आर यूज कर रहा हूं वो यहां पुट करूंगा। उसकी पावर रेटिंग कितनी है, मतलब वो 10 वॉट का है, 20 वॉट का है, 40 वॉट का है, 100 वॉट का, कितने वॉट का वो यहां पुट करूंगा, और कितने दिन का इलेक्ट्रिसिटी का बिल फाइंड करना है वो यहां पुट करूंगा। ठीक है, और उसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, जो आंसर आएगा वो KWH में ही होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर अप्लायंसेज के बारे में नहीं पता तो अपन को 1 लिखना है, अगर दे रखा है तो जितने हैं वो रखने हैं। अगर नंबर ऑफ डेज के बारे में भी नहीं दे रखा तो 1 लिखना है, और दे रखा है तो उतने दिन के लिए लिखना है। ठीक है, एक और चीज, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में 2 अप्लायंसेज दे दे, मान लो ऐसे कह दे कि एक फैन है और एक टीवी है, तो अपन को 1 बाय 1 दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन करना है। जैसे अभी मैं यहाँ क्वेश्चन करूंगा, ये दोनों ही क्वेश्चन में एक एक अप्लायंसेज ही है, लेकिन अगर 2 अप्लायंसेज, 2 अलग तरह के अप्लायंसेज, अगर एक ही अप्लायंसेज
के 2 नंबर है या 3 नंबर है तब तो यहाँ नंबर की जगह पुट कर देंगे। अगर ऐसे बोलूं कि 5 टीवी है तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। लेकिन मैं ऐसे कहूं कि 2 टीवी है और 3 फैन है तो पहले 2 टीवी के लिए फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे और फिर 3 फैन के लिए भी अलग से निकालेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दे रखा, अ कलर टीवी रेटेड 150 वॉट ऑपरेट 6 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 30 days एट द रेट ऑफ 5.5 रुपीज पर यूनिट। तो एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेज, कुछ नहीं दे रखा, अ कलर टीवी दे रखा है तो 1। क्या फिर अपन को आगे क्या निकालने, यूजेज इन आवर, देखो कितने 6 आवर तो 6 लिख दिया। पावर रेटिंग कितनी दे रखी है 150 वॉट, 150 लिख दिया। कितने दिन का बिल निकालना 30, इन सबको मल्टीप्लाई करा दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया 27 kWh। और एक kWh या एक यूनिट भी कहते हैं, उसका बिल कितना है 5.5। एक यूनिट का है 5.5 तो 27 का कितना होगा, 27 इंटू 5.5 कितना जाएगा 148.5 रुपीज। ठीक ऐसा कैसा एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में पीछे की तरफ दे रखा है कि एन इलेक्ट्रिक रॉड, तो एक रॉड है, 1500 वॉट तो 1500 लिख दिया, यूज 3 आवर तो यहाँ 3 आवर लिख दिया, और 30 डेज के लिए निकालना है, यहाँ 30 डेज लिख दिया। 1000 से डिवाइड किया तो 135 यूनिट आया। एक यूनिट का बिल दे रखा है 5 रुपीज तो 135 का कितना होगा 135 इंटू 5 675 रुपीज। ठीक है, अब मैं फिर रिपीट कर देता हूं। सपोज करो कि ये क्वेश्चन में ये दोनों साथ में होते, ऐसे बोलते कि एक टीवी है और एक इलेक्ट्रिक रॉड है, तो पहले मैं क्या करता, टीवी के लिए एनर्जी कंजप्शन निकाल देता 27 और फिर इलेक्ट्रिक रॉड के लिए निकाल देता 135, इन दोनों को ऐड कर देता, जो आंसर आता उसको जितने मतलब रुपीस के हिसाब पर यूनिट का कितना बिल है उससे मल्टीप्लाई करवा देता। समझ गए ना आप? तो अगर एक से ज्यादा अप्लायंसेज है तो पहले अलग अलग हर अप्लायंसेज की KWH निकाल लो, फिर सबको ऐड कर दो और फिर लास्ट में रुपीस से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है बुक में कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट है तो V कितना दे रखा है 220, कितना दे रखा है V दे रखा है 220 वोल्ट। करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 0.5 एम्पियर। करंट दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर, और क्या कह रहा है कि पावर निकालो। तो पावर कैसे निकालेंगे V इंटू आई, तो V 220 और I कितना होगा 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वॉट आ जाएगा। देखो ये चीज आप घरों में भी कर सकते हैं। अब सब मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, और मोबाइल का जो चार्जर आता है आजकल ऐसा होता है ना, ये फास्ट चार्जर है ये नहीं है, तो वो अपन कैसे फाइंड करते हैं कि मिनिमम 18 वॉट का होता है तो उसे ठीक ठाक फास्ट चार्जर समझा जाता है। तो 18 वॉट या 18 वॉट से ऊपर 30 वॉट 65 वॉट तक आ चुके हैं अब, तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो आप चार्जर है, उस चार्जर पे आप V की रेटिंग देखो कितनी है, 220 वॉल्ट है कितनी है वो देखो, और फिर करंट भी दे रखा होगा वो कितने एम्पियर का है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना, तो जितना वो वैल्यू आएगी उतने वॉट का आपका क्या है चार्जर है। ठीक है, तो आप अपने अपने चार्जर का जो वॉट है वो निकाल के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आज के टॉपिक में अपन ने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी किया। बिल्कुल सिंपल सा था, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल हीटिंग लॉ पे भी आ सकते हैं, मतलब जूल्स लॉ पे भी आ सकते हैं, H=I²RT पे भी आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इस पे एनर्जी कंजप्शन पे भी पूछे जाते हैं, पावर के फॉर्मूले पे भी आ सकते हैं। एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करीब 2 और टॉपिक बनने वाले हैं, मतलब 2 और पार्ट आएंगे इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।